24 के सिकंदर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहा है। किन सीटों पर लड़ाई जोरदार रहने वाली है, किन सीटों पर मामला फंस सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार बेनेट यूनिवर्सिटी के डीन संजीव सिंह जी। स्वागत है संजीव जी आपका। थैंक यू। मुंबई नॉर्थ सीट, पीयूष गोयल जी यूनियन मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या चांसेस हैं उनके, और पिछले 2 चुनाव में क्या हुआ है मुंबई में? थोड़ा आंकड़ों के साथ समझाते हैं दर्शकों को। देखिए, इस बार क्या है कि मुंबई नॉर्थ सीट पर दोनों कैंडिडेट फ्रेश हैं जी। पिछले 2 चुनावों में वहाँ पे गोपाल शेट्टी लड़ रहे थे भाजपा की ओर से, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट बदले। इस बार पीयूष गोयल जी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने क्या किया है, उन्होंने भूषण पाटिल को टिकट दिया है, जो पहले फिल्म में भी करते थे। तो पिछली बार भी कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया था। तो वो उनके पास लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई कद्दावर नेता नहीं है कि उनको टिकट दें। वो चाहते हैं कि थोड़ा ग्लिट्स ग्लैमर हो, उससे वो चुनाव जीत जाए। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए तो आई थिंक इट विल बी एडवांटेज बीजेपी। बट अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 2014 में गोपाल शेट्टी भाजपा से लड़े, 6,64,000 वोट, 70% वोट उनको पड़ा। संजय निरुपम जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 2,17,000 वोट पड़ा, वो करीबन 23% वोट था। 2019 में आते आते आप देखिए, गोपाल शेट्टी जिनको 6,64,000 पड़ा था 2014 में, 7 लाख वोट पड़ा उनको। तो उनका वोट शेयर 1% और बढ़ गया, 71.38 हो गया। उर्मिला मातोंडकर को 2,41,000 वोट पड़ा। तो कांग्रेस के वोट हल्के से ही बढ़े, बट बीजेपी ने वो लीड मेंटेन करके रखी। तो अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि पीयूष गोयल अच्छे कैंडिडेट नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और भूषण पाटिल बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, 2 लाख वोट काट लेंगे, 3 लाख वोट काट लेंगे, लेकिन सीट नहीं जीत पाएंगे। अगली सीट पर चलते हैं जिस पर कभी कांग्रेस का बहुत दबदबा रहा है, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। इस सीट पर प्रिया दत्त, अपने पिता सुनील दत्त की जगह पर उनको टिकट मिलती थी। उसके बाद पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी, चुनाव लड़कर 2 बार जीत चुकी हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या चांसेस हैं वहाँ पे बीजेपी के, और कितना, मतलब जो पिछले 2 चुनावों में क्या क्या आंकड़ा रहा वो थोड़ा समझाइएगा दर्शकों को। इस बार देखिए, बीजेपी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और अच्छा, दर्शकों को बता दें, इस बार मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी ने उज्जवल निकम, यानी जो कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले शख्स, एक हाई प्रोफाइल, देश में जब किसी वकील का नाम आता था तो सबसे पहले उज्जवल निकम की छवि आ जाती थी, भले याकूब मेमन को फांसी तक पहुंचाना हो, यानी तमाम ऐसे जो देश विरोधी या आतंकवादी, मतलब ऐसे केसेस में जो कहते हैं कि एक तरह से सबसे बड़ा नाम उज्जवल निकम, उस पर बीजेपी ने इस बार दाव लगाया है। क्या कांग्रेस की ये जब दबदबे वाली सीट रही, 2 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी, पूनम महाजन का टिकट काटकर इस बार उज्जवल निकम को दिया गया है, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको इस बार उज्जवल निकम जी के, और क्या क्या रहा पिछले 2 चुनाव में, थोड़ा आंकड़ों के साथ समझाएंगे? देखिए, आप ये ट्रेंड देखिए। आपने इससे पहले मुंबई नॉर्थ की बात की, अब हम नॉर्थ सेंट्रल की बात कर रहे हैं। मुंबई नॉर्थ से गोपाल शेट्टी 2 बार से जीत रहे थे, नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन 2 बार से जीत रही, बदल दिया। क्यों बदला? ये मोदी की एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वो टिकट बदल देते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों उन्होंने इतने कैंडिडेट्स बदले हैं। अब आप देखिए, अगर हम नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो 2014 में पूनम महाजन को 4,78,000 वोट पड़ा था, 56% के आसपास वोट शेयर था। और प्रिया दत्त थी, उनको 2,91,000, 34% के आसपास वोट पड़ा था। अच्छी फाइट दी थी प्रिया दत्त ने, बट इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को कि बीजेपी का वोट इतना पड़ेगा। 19 में आते हैं, सेम कैंडिडेट दोनों पार्टी से, पूनम महाजन 4,86,000, तो वोट शेयर ऑलमोस्ट सेम। प्रिया दत्त का वोट शेयर 3.5 लाख, 3,56,000, तो वो 34% से करीबन 40% के आसपास पहुंच गई जी। और पूनम महाजन का वोट शेयर 56 से 53% पे गिर गया। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस सीट पे उन्होंने चेहरा बदल दिया, एक नया चेहरा दिया है। जैसा कि आपने कहा, उस चेहरे को किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो
ये सब कारण है जिस वजह से बीजेपी ने किया, और आंकड़े भी यही बताते हैं कि बीजेपी को एडवांटेज रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं कल्याण सीट पर, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीकांत शिंदे पिछली बार सांसद यहाँ पे रहे हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है उनके कितने चांसेस हैं, क्योंकि वैशाली जो उद्धव ठाकरे ने जिनको टिकट दिया है और मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, तो टफ फाइट रहेगी यहाँ से। देखिए, कल्याण में क्या है कि पिछले 2 चुनावों से तो ऐसी कोई फाइट टफ नहीं रही है, क्योंकि जो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका कुछ इलाकों में बहुत ज़बरदस्त होल्ड है, और इसीलिए वो इतने बड़े नेता बने कि वो शिवसेना के लोगों को अपने साथ लेकर जा पाए। बट इस बार फाइट टफ रहेगी, क्योंकि हमें पता है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और जो उद्धव ठाकरे गुट है उसके साथ लोगों की थोड़ी बहुत सिंपैथी भी है कि भाई इतनी बड़ी हस्ती का बेटा था, और उसके साथ जो हुआ, कुछ सेक्शन को लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ जिस तरीके से बीजेपी ने उनको ट्रीट किया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन जब वोट करेंगे तो वो अगर मुंबईकर कहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करे, तो इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है और एक तरफ मोदी का चेहरा है। नहीं, तो इसमें पलड़ा कुछ भारी नज़र आता है आपको कई सीट्स पे। भारत में कहीं भी हम जिक्र करें तो एक तरफ चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और दूसरी तरफ मतलब अभी चेहरा नहीं है। कई चेहरे जिनके नाम पर चर्चा होती रही, नीतीश कुमार नाराज़ होकर यहाँ आ गए कभी, तो आपको क्या लगता है इसका एज रहेगा बीजेपी के पास? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव, नहीं, वो एज हमेशा रहेगा। जहाँ भी आप मोदी का नाम यूज़ करेंगे तो वो एज बीजेपी को रहता है। महाराष्ट्र में अलग ये हो रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये तो एक तरह से लोगों को पता ही है कि इसका रिजल्ट क्या होना है। तैयारी विधानसभा की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे खेल जो हम बात कह रहे थे, शायद वो विधानसभा चुनाव के टाइम में हमको कहना चाहिए था, बट अभी सारी तैयारी विधानसभा की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फिर ये जो लोकल प्ले और एंगल आता है वो आएगा। अभी जो 2024 का चुनाव हो रहा है उसमें जो आप कह रहे हैं वो बात ज़्यादा मायने रखेगी। और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आप देखिए कि 2014 में भी श्रीकांत शिंदे लड़े थे जी, शिवसेना से, 4,40,000 वोट पड़ा था उनको, 53% वोट शेयर। इसमें यहाँ पे एनसीपी से आनंद प्रकाश परांज पे लड़े थे, उनको 1,90,000 पड़ा था। मनसे से भी कैंडिडेट लड़ा था और उनको 1,22,000 वोट पड़ा था, तो 14% वोट वो भी ले गए थे। 19 में आते हैं, 19 में श्रीकांत शिंदे का वोट 5,59,000 हो गया, 559 जी, 62% वोट शेयर हो गया। और एनसीपी के कैंडिडेट थे, उनका वोट शेयर 2,15,000 रहा, तो मार्जिन तो 3 लाख के ऊपर की थी। और इस बार हालांकि जो आपने कैंडिडेट बोला कि वैशाली जो है वो पहले मनसे से आई हैं, लेकिन वही बात है कितना वोट काट लेंगे। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ें, संघ का मुख्यालय नागपुर, नितिन गडकरी चुनाव लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। उसके पहले कहा जाता था कि कांग्रेस बहुत मजबूत वहाँ से रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार, हालांकि सवाल पूछना थोड़ा सा वो है, नितिन गडकरी का पूरे देश में एक बहुत अच्छी छवि है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले मंत्री के रूप में जाना जाता है, बहुत ही पसंद करता है, कहते हैं कि विपक्ष भी बहुत इज्जत करता है उनकी। तो इस बार कितना मार्जिन रहेगा जीत का, और क्या लग रहा है आपको कितनी फाइट दे पाएंगे जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको? देखिए, गडकरी जी का आपने तो बता ही दिया कि वो अपने काम से जाने जाते हैं। पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी लोग ये सोचते थे कि यार आरएसएस का हेडक्वार्टर तो नागपुर है, कांग्रेस कैसे जीत रही है। तो वहाँ पर जो लोकल कंसिडरेशंस हैं, और उनके कैंडिडेट विलास मुट्टेमवार जी पहले जीतते थे, वो एक बड़े ज़मीनी कार्यकर्ता थे। लगातार 7 बार जीते थे, 8वीं बार शायद नितिन गडकरी ने हराया था उनको। हाँ, तो आई थिंक 6 या 7 बार तो वो जीते हैं, डेफिनेटली हमको याद है। और आई थिंक वहाँ पे ये था कि चलो लोकल जब चुनाव होगा तो गडकरी जी को वोट दे देंगे, और इस चुनाव में कांग्रेस को दे देते हैं क्योंकि पुराने चल रहे थे। लेकिन जब मोदी वेव आई और 2014 आया, सबको समझ में आया कि भाई नहीं, गडकरी जी भी जो है राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद से आई थिंक वोटर्स का भी मूड चेंज हुआ। और ये आप देखिए 2014 का चुनाव हुआ जी,
गडकरी जी को 5,87,000 वोट पड़ता है, 54% वोट। विलास मोटेमवार जी लड़ते हैं कांग्रेस से, उनको 3 लाख वोट ही पड़ा। और 19 में गडकरी जी 6,60,000, 55% वोट शेयर। और नाना पटोले लड़े थे कांग्रेस से, बड़े सीनियर नेता हैं जी, उनको 4,44,000 कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त वो। हाँ, तो कांग्रेस को वोट पड़ता जरूर है, लेकिन अब क्या है कि 2014 के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। 40% वोट शेयर अगर आपको पड़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत सकते हैं। ये हमने कई सीटों पे देखा कि जहाँ लोगों को 4 लाख वोट पड़ रहा है फिर भी हार रहा है। ये उन सीटों में से एक। इसके बाद महाराष्ट्र की एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं, बारामती। शरद पवार का गढ़ रह चुका है और इस बार लगातार तीसरी बार उनकी बेटी जो है चुनाव जीतना चाह रही हैं और मुकाबला उनका किनसे है? सुप्रिया सूले लगातार तीसरी बार शरद पवार की बेटी हैं, लेकिन अजीत पवार की जो वाइफ हैं उनसे इस बार उनका मुकाबला है। क्या लग रहा है आपको? ये एक तरह से पारिवारिक फाइट भी है और दोनों अलग अलग पार्टी से भी लड़ रहे हैं, और एक समय में जो उनकी पार्टी थी शरद पवार की, वो इस वक्त अजीत पवार की पार्टी है। तो क्या चांसेस है, सिंपैथी होगी कुछ उनके पास, हैट्रिक कर पाएंगी सुप्रिया सूले, या फिर इस बार अजीत पवार? कहा जाता था कि अजीत पवार के पास कार्यकर्ता थे और मतलब इसीलिए वो इस पार्टी पर काबिज हो पाए। देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जी, वैसे ही शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी थी कि शरद पवार जी का विजन था, वो प्लान बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट अजीत पवार करते थे। हम भी बारामती गए हैं 2-3 बार, और वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइज तरीके से एनसीपी काम करती है वो एक तरह से मॉडल स्टेट था कि कैसे वो काम करती है सारी चीज़ों को साथ लेकर। तो एनसीपी का बड़ा दबदबा था। अब ये पता नहीं कि वो दबदबा जो था, वो जो कार्यकर्ता थे जैसा आपने कहा, वो शरद पवार के थे कि अजीत पवार के थे, क्योंकि शरद पवार जी तो राष्ट्रीय राजनीति करते थे और सारा काम जो महाराष्ट्र का था वो अजीत पवार करते थे, तो अजीत दादा उनको बोला जाता है। और आप ये देखिए कि बीजेपी या जो भी बीजेपी अलायंस का जो कि इंटेंशन आप देखिए कि अजीत दादा ने खुद अपनी पत्नी को उतारा है, तो मतलब वो इस सीट के प्रति बहुत सीरियस हैं। तो आई थिंक बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट होगा। और हम तो खैर बहुत साल पहले गए थे, लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं वो अभी भी सच है कि जितने भी जो सैनिक हैं अगर वो अजीत दादा के हैं तो फिर सुप्रिया जी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैदान में कोई ऐरा गहरा नहीं है, स्वयं अजीत दादा की पत्नी है। थोड़ा आंकड़ों समझाइए, पिछली 2 बार क्या हुआ? तो अगर हम 2014 की बात करें तो सुप्रिया सूले जी को 5,21,000 वोट पड़ा, 48%, 49 के आसपास वोट पड़ा उनको। और वहीं आरएसपीएस से जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको 4,51,000 वोट पड़ा, महादेव जगन्नाथ जनकर जी, 42%। अच्छी फाइट दी थी, लेकिन एनसीपी आगे थी। 2019 में आते आते सुप्रिया सूले का वोट शेयर 6,86,000 हो जाता है, वोट पड़ता है जो, तो वो 52% पे चली गई। और वहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको 5,30,000 वोट पड़ा। तो आप ये देखिए कि बारामती सीट फिर वही बात, 40% वोट पड़ा, लेकिन फिर भी सीट हार गए, करीबन 2 लाख वोट से वो सीट हार गए। तो ये एनसीपी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि अजीत दादा की पत्नी स्वयं लड़ रही है, इसीलिए अभी कहना मुश्किल है, कांटे की टक्कर होगी। चलिए अब दर्शकों को ले चलते हैं सीधा दक्षिण भारत। अन्नामलाई जिनकी हम बात कर रहे थे, हालांकि चुनाव वहाँ पर हो चुका है, कोयम्बटूर सीट। क्या लग रहा है आपको इस बार उनका क्या चांस है? और तमिलनाडु में बीजेपी, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, कुछ अच्छा कर पाएगी इस बार जैसी उम्मीद है? बहुत जोर लगाया, प्रधानमंत्री कई बार जा चुके हैं और खुद तारीफ कर चुके हैं अन्नामलाई की, जो उन्होंने पैदल यात्रा की। हाँ। कितने हज़ार किलोमीटर अन्नामलाई जी ने 7 महीने पद यात्रा की। उन्होंने करीबन 1700 किलोमीटर की पद यात्रा, 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और करीबन 230 विधानसभाओं को टच किया। मेहनत तो बहुत की उन्होंने, लेकिन देखिए अंत में क्या है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो अभी भी बाइपोलर राजनीति है। या तो आप डीएमके के साथ हैं या आप अन्ना डीएमके के साथ हैं, और ये दोनों कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं। इसीलिए बीजेपी को वहाँ पे इनरोड्स बनाने में दिक्कत हो रही है। जब भी बीजेपी यहाँ सीटें जीतती है तो अलायंस में जीतती है। इस बार उनका पीएमके के साथ अलायंस ज़रूर है, लेकिन अगर एडीएमके, पीएमके और बीजेपी साथ लड़ती तो शायद अच्छी सीटें निकाल सकते थे।
बिकॉज वो अकेले लड़ रहे हैं, अन्नामलई जी उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला अकेले लड़ना चाहिए, लॉन्ग रन में अच्छा है। तो इस बार शायद रिजल्ट उस हिसाब से ना हो, लेकिन वो बीज उन्होंने बो दिया है। कोयम्बटूर में पिछले 2 चुनाव के आंकड़े कुछ समझना चाहते हैं हम। तो देखिए, कोयम्बटूर में अगर हम 2014 की बात करें तो जी। 2014 में एडीएमके के कैंडिडेट थे नागराजन जी। उनको 4,41,000 वोट पड़ा था, 36% वोट शेयर था उनके पास। बीजेपी को यहाँ पर 14 में राधाकृष्णन जी थे, वो 3,89,000 वोट, 33% वोट शेयर उनको पड़ा, और डीएमके को 2,17,000 पड़ा था। तो क्योंकि वो अगर दो पार्टी साथ लड़ती, अब इसमें एडीएमके और ये तो उस टाइम अलग अलग लड़े थे, तो क्लियर वैसे भी एडीएमके सीट जीत गई। 19 में आप देखिए, 19 में ये सीट नटराजन जी को दी गई सीपीआईएम के कैंडिडेट, 5,71,000 वोट, 45% वोट शेयर जी। और बीजेपी के राधाकृष्णन नहीं लड़े, उनको 3,92,000 मतलब करीबन 4 लाख के आसपास वोट पड़ा। तो इसीलिए इस बार भी सीपीएम का ही कैंडिडेट था पहले, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अन्नामलई का नाम अनाउंस किया तो डीएमके ने सीपीएम से सीट ले ली और अपना कैंडिडेट उतारा उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि अगर सीपीएम का कैंडिडेट लड़ेगा तो सीट फंस सकती। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं अन्नामलई के, क्योंकि वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कैसा मतलब क्या सुनने में आ रहा है, जो आसपास के जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, क्या बता रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं कि अगर कोई सीट बीजेपी जीत सकती है तमिलनाडु में तो वो यही है, लेकिन ये भी थोड़ी मुश्किल फंसी हुई लग है। रही है। जी, फंसी हुई है। तो इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट, यानी छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा की सीट जानी जाती रही है कमलनाथ जी के नाम से, उनका गढ़ रहा है। उनके बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जैसे हर बार उनका गढ़ है तो जीतना आसान है, या इस बार फंस सकता है? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि कमलनाथ जी चुनाव क्यों नहीं हारते हैं। इसलिए नहीं हारते हैं क्योंकि उनके नाम में कमल जुड़ा हुआ है। हाँ, वो खुद उसको कहते हैं। तो ये ऐसी सीट है, ये एक्चुअली कमलनाथ जी का एक पाला पोसा हुआ बच्चा है जिसको उन्होंने इतने साल से अपने साथ रखा हुआ है। तो उनको या उनके बेटे को हराना एक टेढ़ी खीर होगी बीजेपी के लिए जी। और हम सब ने देखा कि बीच में कमलनाथ जी के थोड़े रिश्ते भी कांग्रेस के साथ खींचतान उनकी चल रही थी। तो आई थिंक नकुलनाथ जी को एडवांटेज रहेगा इस सीट पे, और क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ पे वाकई में कमलनाथ जी ने बहुत काम किया है जी। इसीलिए जो है एडवांटेज आई थिंक नकुलनाथ जी के पास रहना चाहिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें, 2014 में कमलनाथ जी को 5,59,000 वोट पड़ा, 50% वोट शेयर। जी। बीजेपी के कैंडिडेट को 4,43,000 वोट पड़ा, 40% वोट शेयर। अच्छी फाइट दी उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली कमलनाथ जी अच्छी मार्जिन से जीता करते थे। 19 में आते आते देखिए क्या हो गया है। नकुल नाथ जी को 5,87,000 वोट पड़ा, 47% वोट शेयर। लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको करीबन 5.5 लाख वोट पड़ा है, 44% वोट शेयर। लेकिन इस बार जैसे कि कहा कि कांग्रेस थोड़ी खींचतान थी, तो ये हो सकता है कि भाई अंदरूनी मदद कुछ मिल जाए नकुलनाथ जी को। इसके बाद एक और हाई प्रोफाइल सीट की और बढ़ते हैं, महाराज जी की सीट गुणा, मध्य प्रदेश की। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं और लगातार कांग्रेस पर उनके बड़े नेताओं पर हमलावर रहते हैं, कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र। और इस वक्त आपको क्या लगता है, सीट उनके लिए भी जीतना आसान है? जैसे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से निकाल सकते हैं, इनके लिए कितना आसान होगा ये सीट? आई थिंक सिंधिया जी के लिए जब से बीजेपी में आए ऊपरी लेवल पे उनके लिए बहुत राहत उनको मिली होगी, क्योंकि वो जब कांग्रेस में भी थे तो एक तरह से विपक्ष के ही नेता थे, क्योंकि उनकी सारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई जो थी वो दिग्विजय सिंह जी के साथ ही चलती थी। और सिंधिया जी ने क्यों छोड़ी कांग्रेस? क्योंकि जब राज्यसभा नामांकन आया तो पहला नाम दिग्विजय सिंह का गया, दूसरा इनको नाम दिया गया। इन्होंने बोला मेरा नाम पहले होना चाहिए था जी, क्योंकि वो दूसरे पे सबको पता था कि वो सीट फंस सकती थी। और बहुत समय से वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी विपक्ष का रोल निभा रहे थे, तो अंततः ये हुआ कि वो कब तक करते। अब क्या है कि उनको बीजेपी का दल बल समर्थन सब है उनको, तो उनके लिए ये राह पहले से आसान होगी।
हम ये नहीं कह रहे कि बहुत क्लियर कट विन होगी, लेकिन पहले से आसान होगी। आप ये देखिए कि 2014 में जहाँ पे वो ये सीट उनको 5,17,000 वोट पड़ा था, 52%, और उन्होंने बीजेपी से जय भवन पवैया लड़े थे तो उनको 3,96,000 वोट पड़ा था, 40%, कंफर्टेबली जीत गए थे। लेकिन 19 में आते आते उनका वोट शेयर 4,88,000 हो गया, मतलब थोड़ा वोट शेयर, मतलब उनका जो वोट पड़ा वो कम हो गया जी। और वहीं बीजेपी से जो कृष्णपाल सिंह लड़े थे उनको 6 लाख वोट पड़ा। तो आप समझिए कि बीजेपी का वोट शेयर 40 से 52 हो गया, इनका वोट शेयर 52 से 41 हो गया। तो ये इनके लिए खतरे की घंटी थी। एक और कारण था, सिंधिया जी जो थे उनको यूपी वेस्ट का प्रभारी बना दिया गया था, तो वो सारा समय क्षेत्र के बाहर थे। तो लोग यही कहते थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर ये उनको ये पोजीशन दे दी है ताकि वो बाहर ही रहे और नीचे से उनकी ज़मीन साफ कर दी। इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट रिवर्स होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एक हाई प्रोफाइल सीट है मैनपुरी, जो कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रही है। क्या लगता है आपको इस बार दोबारा से क्या मतलब अपना गढ़ बचा पाएंगे या बीजेपी टफ फाइट देगी इस बार? क्योंकि मुलायम सिंह यादव 2014 में थे, 19 में मतलब ये सीट फिर दोबारा मुलायम सिंह यादव ने जीती। उसके बाद इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, बड़ी टफ सीट है, इसीलिए बीजेपी ने भी लास्ट मोमेंट पे जयवीर सिंह को टिकट दिया जी। जयवीर सिंह वैसे तो किराड़ हैं, बट उनको राजपूत समाज से। अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी और डिम्पल यादव इस बार चुनाव लड़ रही हैं। जयवीर सिंह बीजेपी के जो नेता हैं। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी वो गढ़ जो है मतलब ढहा पाएगी या इस बार भी समाजवादी पार्टी का पाला जो है मजबूत है वहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उतारा है, तो उससे आप पार्टी की सीरियसनेस आप देख सकते हैं कि पहले नेताजी थे, उसके बाद उनकी बहू है, तो ये सीट बहुत मायने रखती है उनके लिए। इसीलिए बीजेपी ने भी कोई वॉकओवर देने के लिए कैंडिडेट नहीं दिया, उन्होंने जयवीर सिंह को उतारा है। जयवीर सिंह वैसे तो किराड़ है, लेकिन वो ठाकुर समाज से संबंध रखते हैं और बहुत पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो अगर वहाँ पर कोई फाइट दे सकता है तो शायद वो जयवीर सिंह ही है। और वो क्या है कि उनकी समाज में पकड़ भी अच्छी है। लेकिन ये है कि क्योंकि नेताजी इतने बड़े, इतनी उनकी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि आदमी 2 बार सोचता है कि मैं नेताजी के परिवार को वोट दूं या किसी और को दूं। तो इसीलिए हमारे हिसाब से आई थिंक एडवांटेज डिम्पल को ही देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नेताजी फैक्टर। आप नंबर देख लीजिए, 2014 में मुलायम सिंह यादव जी को 5,95,000 वोट पड़ता है, करीबन 60% वोट शेयर। बीजेपी कैंडिडेट को 2,31,000 और बसपा से जो लड़े थे उनको 1,42,000 वोट। 19 में मुलायम सिंह जी को 5,24,000 वोट पड़ा, 53% वोट शेयर, और भाजपा कैंडिडेट को 4,30,000 पड़ा। तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की वेव में भी नेताजी अपनी सीट लाख वोट से 80,000 90,000 वोट से निकाल रहे थे, तो उसका मायने रखता है। और इस बार जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई बहुत ही ओवर्ट मोदी के पक्ष में ऐसा कोई वेव नहीं दिख रहा है, खासकर एटलीस्ट यूपी में। तो आई थिंक हमें सपा को एडवांटेज देना चाहिए क्योंकि वहाँ से स्वयं नेताजी की बहू लड़ रही है। 24 की जो 24 हॉट सीट्स हैं उसमें से हमने आधी सीट्स पर चर्चा की, दिल्ली में चर्चा की, मुंबई की कौन सी हॉट सीट्स हैं, कहाँ पे मामला फंस सकता है, उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी सीट्स पे चर्चा की, साउथ में किस तरह से इस बार अन्नामलई का फैक्टर चल सकता है, बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव। तो इसके अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और हॉट सीट्स के बारे में जानकारी देंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करिएगा और कौन कौन सी सीट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।